अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं वर्जिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सरप्राइजिंगली चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर विजिट इंडिया सरप्राइजली। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ठीक गाइस, तो वीडियो का टाइटल है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर सरप्राइज विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग यूक्रेन वॉर। सो स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है। चाइना के जो विदेश मंत्री हैं ये रिसेंटली आए हैं इंडिया में। ये हालांकि बहुत से कंट्रीज़ का टूर कर रहे हैं। सबसे पहले चाइना के विदेश मंत्री गए पाकिस्तान में जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है वहाँ पर मीटिंग अटेंड करी। उस मीटिंग के बाद ये कुछ सेकंड्स के लिए गए अफगानिस्तान में, फिर वहाँ से सीधा आए इंडिया, और अब इंडिया से सीधा यहाँ पर गए हैं नेपाल में। अब इंडिया की जो इनकी विजिट थी, मैं टू बी ऑनेस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ, ओवर द इयर्स मैंने जब इंटरनेशनल रिलेशंस को प्रॉपरली कवर किया है, स्टडी किया है, मैंने कभी भी इंडिया में एक चाइनीज़ लीडर का वेलकम इतने कोल्ड तरीके से, इतने ठंडे तरीके से नहीं देखा जैसा वैंग यी के साथ हुआ था। यहाँ पर आप देख पाएंगे, इस पर काफ़ी आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं कि चाइना के विदेश मंत्री को बहुत ही कोल्ड वेलकम मिला इन न्यू दिल्ली। और एक्चुअली इन्होंने कोशिश ये करी थी कि इनकी मीटिंग 3 लोगों से हो: अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, एस जयशंकर विदेश मंत्री इंडिया के, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनसे मिलने से मना कर दिया। ये कई रिपोर्ट्स क्लेम कर रही है कि इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश करी कि मोदी जी से भी एक 1-to-1 मीटिंग हो जाए, मगर मोदी जी ने यहाँ पर मीटिंग नहीं करी। इनकी प्राइमरली यहाँ पर मीटिंग हुई है जयशंकर साहब से और अजीत डोभाल साहब से। और मोदी जी का यहाँ पर वैंग यी से मिलना बनता भी नहीं था, क्योंकि आप अगर सोच कर देखें तो बिल्कुल इंडिया में आने से पहले कुछ ही घंटों पहले इन्होंने पाकिस्तान में खड़े होकर एक कश्मीर को लेकर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दी कि चाइना सपोर्ट करता है पाकिस्तान को इनके कोर इश्यूज़ में, जो इस्लामिक कंट्रीज चाहती है कश्मीर को लेकर वही चाइना चाहता है। तो बहुत ही ऑब्वियस बात है, ऐसी स्टेटमेंट के बाद इंडिया में इनको कोई बहुत ज़्यादा बड़ा वेलकम नहीं मिलने वाला था। उसके अलावा भी आप अगर देखें तो गलवान वैली इंसिडेंट जब हुआ था तब से लेकर अब तक ये पहले मेजर चाइनीज़ मिनिस्टर हैं जो भारत को विजिट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो इनकी पहली विजिट थी ये भी काफ़ी हद तक ख़राब होने वाली थी। मगर आप यहाँ पे डेफिनेटली मुझसे ये पूछेंगे, क्या चाइना इंडिया की तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है? क्या ये एक आउटरीच है टुवर्ड्स इंडिया? वेल देखो, मैं यहाँ पे जो वैंग यी ने कहा है सिर्फ यही नहीं आपको बताऊंगा, जो चाइना का ऑलमोस्ट जो सरकारी मीडिया है इनका ग्लोबल टाइम्स, वो लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं इस मीटिंग के बारे में, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। इससे ओवरऑल पूरे चाइना में क्या इनकी सोच है, क्या इनका सरकारी मीडिया कह रहा है, इनके विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं, ये सब जान के आपका माइंड काफ़ी हद तक क्लियर होगा इस मैटर में। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये आर्टिकल है बाय ग्लोबल टाइम्स, और मैं इंटरेस्टिंगली यहाँ पर ये देखकर काफ़ी सरप्राइज था, प्लेजेंटली सरप्राइज था कि बहुत ही लंबे समय के बाद चाइना के सरकारी मीडिया ने खुद एक्सेप्ट किया है कि इंटरनेशनली इंडिया का स्टैचर काफ़ी हद तक बड़ा है। मैं तो खैर ये आर्टिकल 3 बार पढ़ चुका हूँ। ये आपको जो पार्ट है दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख पाओगे ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया की जो स्ट्रेंथ है, इंडिया की ताकत, इंडिया का सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंडिया का इंटरनेशनल स्टेटस, ये रिसेंटली डेवलप हुए हैं इनॉर्मसली, और बिल्कुल हुए हैं। मैं आज के समय, मुझे याद है इंडिया क्या था 2005 में, 2010 में, तब से लेकर अब तक जायंट लीप आया है। अगर आप बहुत यंग है तो आप इतना इसका फील नहीं कर पाएंगे, मगर मेरे जैसा आदमी जेन्युइनली देख सकता है एक ह्यूज लीप आया है इंडिया के ओवरऑल स्टैचर में। फिर आगे देखिए, ये जो तारीफ़ें हैं करके घूम फिर के चाइना पहुंचता है मेन पॉइंट पे, वो है यूक्रेन। ये जो पूरी विजिट थी इसका एक कोर रीज़न यूक्रेन था। अच्छा। चाइना के विदेश मंत्री कोई खास निराली बात यहाँ पर करके नहीं गए इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में। वैसे आप अगर देखो तो वैंग यी ने ऐसे ये कह दिया कि मेरे हिसाब से 3 पॉइंट अप्रोच हमारी होनी चाहिए। ये चाइना के लोग खूब करते हैं 3 पॉइंट अप्रोच, 4 पॉइंट अप्रोच। तो 3 पॉइंट अप्रोच यहाँ पर क्या कहे गए हैं कि पहली बात तो लॉन्ग टर्म विजन, आज से 10-20 साल के बाद का आप सोचिए। फिर आगे ये कहते हैं कि एक दूसरे की जो डेवलपमेंट है ये विन विन मेंटालिटी के साथ देखनी चाहिए। एक दूसरे को ऐसे व्यू नहीं करना चाहिए कि एक ज़रा डेवलप कर रहा है, एक अब ज़रा कैचअप कर रहा है। फिर आगे ये कहते हैं कि मल्टीलैटरल प्रोसेस में कोऑपरेटिव पोस्चर होना चाहिए। ये जी मेन मुद्दा है यहाँ पर चाइना के विदेश मंत्री का, इनके विजिट का, क्योंकि ये यहाँ पर बेसिकली ये चाहते हैं कि इंडिया का जो अभी तक स्टांस रहा है न्यूट्रलिटी का, यूक्रेन के इशू को लेकर, रशिया के इशू को लेकर, ये इन द फ्यूचर बना रहे। क्योंकि आप सोच कर देखिए, चाइना को भी बहुत ज़्यादा सहारा मिलता है जब इंडिया भी प्रो वेस्ट नहीं हो जाता, इंडिया भी न्यूट्रल रहता है यूक्रेन के इशू को लेकर। नहीं तो चाइना भी बहुत ही अकेला फील करता है कि दुनिया में हम अकेले ही मेजर कंट्री हैं
जो रशिया का ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं या फिर कई जगह एब्सटेन कर रहे हैं। तो चाइना बेसिकली ये चाहता है कि इंडिया इन द फ्यूचर जो ये यूक्रेन के इशू को लेकर अपना पोस्टर है ये बनाकर रखे, और यूक्रेन का मेंशन आप देखोगे इस आर्टिकल में बहुत बार किया गया है, 15 बार आप देखोगे इस आर्टिकल में आपको यूक्रेन का मेंशन आपको मिलेगा। इवन जो इंडिया की इन्होंने तारीफ करी है स्टेटस की, अगर मैं आपको दिखाऊं जो स्टेटस वाली लाइन थी, इंडिया का स्टेटस डेवलप हुआ है, उसके बाद भी सीधा पहुंचते हैं ये यूक्रेन क्राइसिस पर। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए यूक्रेन क्राइसिस पर जो इंडिया और चाइना मिलके खड़े हुए हैं ना, इससे हमको एक नई विंडो मिली है। इससे हमको ये दिखा है कि ऐसा नहीं है कि हर मामले में हम एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हैं, कई इश्यूज हैं जहां पर हम कोऑपरेट भी कर सकते हैं, मल्टीलैटरल फोरम में खड़े हो सकते हैं जहां पर हम दोनों की आवाज़ सेम ही होगी। फिर आगे देखिए ये यहाँ पर पॉइंट उठाते हैं यूएसए का। बेसिकली चाइना कभी भी ये नहीं चाहेगा कि इंडिया कंप्लीटली यूएसए के कैंप में चला जाए। तो आगे ये कहते हैं कि देखिए यूएसए हैज स्टेप्ड अप कोर्टिंग इंडिया अगेंस्ट रशिया। यूएसए अब पूरा दबाव आप पे डालेगा, ना सिर्फ दबाव, एक्चुअली इन्होंने जो ये लाइन यूज करी है ना कोड करना, कोड ज्यादातर राजकीय में होता है, कोई लड़का एक लड़की को कोड करता है उससे शादी करने के लिए। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि यूएस हैज स्टेप्ड अप कोर्टिंग इंडिया अगेंस्ट रशिया। यूएस चाहता है कि इंडिया एक बार को रशिया के अगेंस्ट खड़ा हो जाए। एक पेंटागन ऑफिशियल ने प्रोवाइडेड लिप सर्विस बाय प्रॉमिसिंग ऑयल एंड मिलिट्री इक्विपमेंट टू इंडिया। ये यहाँ पर कह रहा है, चाइना का स्टेट मीडिया खुद कह रहा है यहाँ पर कि यूएस की तरफ से बड़े ऑफर आएंगे इंडिया को। यूएस बहुत ही बड़े स्केल पर ऑयल देगा, खुद अपना वो कहेंगे कि आप रशिया का ऑयल क्यों परचेज कर रहे हो, हमारा ऑयल परचेज कर लो, और मिलिट्री इक्विपमेंट भी देंगे इंडिया को। क्या आपका मेन इशू क्या है कि रशिया से मिलिट्री इक्विपमेंट आता था ना, मिलिट्री इक्विपमेंट बहुत ही बड़े स्केल पर हम आपका रिप्लेस कर देंगे। और तो और यहाँ पर ये भी ऐड कर रहे हैं कि यूएसए ने क्वाड एलाई जो है जापान, उसका भी यूज करना स्टार्ट कर दिया है ताकि इंडिया अपना जो स्टांस है यूक्रेन के इशू को लेकर चेंज कर ले। इस पूरी विजिट में यूक्रेन के मुद्दे के अलावा आपको कुछ खास नहीं मिलने वाला। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इन्होंने अर्नब गोस्वामी को भी कोट कर दिया है। मुझे लग रहा है मैं सही में सपना देख रहा हूँ कि चाइना का सरकारी मीडिया अर्नब गोस्वामी की तारीफ कर रहा है अपने आर्टिकल में। अजीब है। यहाँ पर ये कह रहे हैं मगर इंडिया का जो स्टांस रहा है बहुत कंसिस्टेंट रहा है यूक्रेन के इशू को लेकर। जो इंडिया के टीवी एंकर है अर्नब गोस्वामी, ये यहाँ पर ओपनली कह चुके हैं कि इंडिया कोई सैटेलाइट स्टेट नहीं है यूएसए की। तो बेसिकली चाइना यहाँ पर ये मान के चल रहा है कि जो स्टांस इंडिया ने यूक्रेन के इशू को लिया है, थोड़ा सा आप कह लीजिए झटका दिया है यूएसए को, क्वाड को, ऐसा ही स्टांस अगर इंडिया फ्यूचर में रखता है तो चाइना के साथ भी धीरे धीरे इनके रिलेशंस और इम्प्रूव हो सकते हैं। बेसिकली यही कह रहे हैं कि क्वाड से और दूर होते रहो, यूएसए से और दूर होते रहो, एंड परहैप्स धीरे धीरे हम अपने रिलेशंस भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ कोर्स इंडिया के सामने यही है कि क्या ये गैम्बल इंडिया खेलेगा कि फिर से हम चाइना का भरोसा करें, एक ऐसे चाइना का जो अभी पाकिस्तान को सपोर्ट प्रोवाइड करके आया है कश्मीर के इशू को लेकर, वेरियस और इश्यूज़ को लेकर। तो अगेन मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया यहाँ पर चाइना की तरह सुनेगा नहीं। यूक्रेन इशू बहुत ही यूनिक है। कल को अगर मान लो कोई और इशू आता है, ताइवान का इशू या फिर इंडो पैसिफिक में, वहाँ पर इंडिया जेन्युइनली यूएस के साथ, क्वाड के साथ खड़ा होता हुआ आपको दिखेगा ना। यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो भी नॉलेज मैंने आपको यहाँ पर दी है चाइना के विजिट के बारे में, चाइना का स्टेट मीडिया का क्या रहा है इसके बारे में, यहाँ पे यह सब जानकर आपका क्या मानना है कि जो चाइना की मेन इच्छा है इंडिया को इसको फॉलो करना चाहिए कि इन द फ्यूचर भी हम क्वाड से दूरी बनाकर रखें और यूएसए को दूर रखें, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, नेवर ट्रस्ट चाइना, रशिया का केस बिल्कुल यूनिक है, यूक्रेन का केस बिल्कुल यूनिक है, इन द फ्यूचर इंडिया को प्रो वेस्ट प्रो क्वाड ही होना चाहिए? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा। और फाइनली मैं आपको ये भी बता दूं कि अनअकैडमी का जो यूपीएससी कॉम्बो कोर्स है यहाँ पर फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको दिखेगा लिंक फ्लैट 20% ऑफ, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन ए सिंगल परचेज। और यहाँ पे आपको दिखेगा 12 मंथ का कोर्स, 18 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ। अगर आपके पास अभी टाइम है, कॉलेज स्टूडेंट हो, 2-3 साल बाद आराम से एक यूपीएससी एग्ज़ाम का अटैम्प्ट देना है, तो जो 36 मंथ का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं अटैम्प्ट। सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10 और प्राइसेस और ज़्यादा यहाँ पर गिर जाएंगे। यू विल गेट अ फ्लैट 20% डिस्काउंट, सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो कान। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू। इतना कोल्ड वेलकम पहली बार देखा है, नहीं तो ये लोग तो बहुत गर्मजोशी के साथ आपका स्वागत करते हैं। उसकी वजह उन्होंने बता दी कि पहले वो पाकिस्तान में गए थे, फिर इंडिया की तरफ आए। अच्छा, मेन वही चीज़ है कि चाइना भी वही चाहता है कि
अमेरिका के कहने में ना है और रशिया ही के पक्ष में बात करे और रशिया के अगेंस्ट ना जाए। और मैंने पिछली एक वीडियो में भी कहा था, याद होगा, कि अगर हो सकता है कि तीसरी जंग अज़ीम ना हो तो उसमें इंडिया का और चाइना ही का हाथ होगा। जब तक अमेरिका इन दोनों को एग्री नहीं कर लेगा रशिया के अगेंस्ट, हाँ। तब तक बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होगा रशिया के ऊपर। है तो सही, लेकिन एक होता है ना कि पूरी दुनिया में जंग फैला देना कि पूरी दुनिया मेरे कब्जे में। अभी भी मुझे पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं रशिया का ही पलड़ा भारी लग रहा है। हाँ, जब मैं कहता हूँ पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी संभाल रहे हैं, हाँ। एक तो डिजिटली और दुनिया पे कंट्रोल अमेरिका और इसराइल वगैरह या इनका है, नेटो का है, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन का है। इसराइल से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का जो है वो अमेरिका का ही कंट्रोल है यूनाइटेड नेशन पे। तो वैसे अगर देखा जाए कि दुनिया को जो सर्विस दे रहे हैं, अगर दुनिया को चलाने में बहुत बड़ा किरदार है इंडिया और चाइना का है। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, वो ये कि अगर रशिया के साथ, जैसे फॉर सपोज सारे देश एक तरफ ही हो जाएं और रशिया के साथ अगर चाइना और इंडिया हो जाए, तो आपको लगता है कि वो टक्कर लेंगे? यही तो है, यही तो इस वक्त हुआ है। ये तो हुआ हुआ है, लेकिन तो ये खुलकर अभी नहीं बोल रहे हैं। खुलकर नहीं बोल रहे, बोल दें कि हाँ भाई हम कुछ भी हो जाए, हम रशिया के ही साथ दें। देखो, जब रशिया के अगेंस्ट नहीं बात कर रहे तो इसका मतलब ये साथ ही है। अगर देखा जाए तो स्टेटमेंट नहीं है। हाँ, अभी तो वो अपना मामला खुद हैंडल कर रहा है ना, जैसे उसकी जंग में कूदे नहीं है। लेकिन अगर वो वाकई खुलेआम होता है ना, बिल्कुल मुंह पर फेस टू फेस आ रहे हैं कि हाँ हम रशिया के साथ हैं, अब आपको जो करना है आप कर लो, ये यूएस का साथ ना दें, तो मुझे लग रहा है कि यूएस बहुत हद तक वैसे ही ठंडा हो जाएगा। और अंदर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यूएस के औसान खता हो चुके हैं ये सोच कर ही कि चाइना और इंडिया, बेसिकली इंडिया, क्योंकि इंडिया को वो किसी भी तरीके से चाहता है कि यूएस को सपोर्ट करे, ठीक है, नाटो को सपोर्ट करे, लेकिन अभी तक इंडिया नहीं, कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, न्यूट्रल ही बिहेवियर दिखा रहा है। दूसरी बात ये है कि मैं एक चीज़ सोचकर और देखकर हैरान हो गई हूँ, वो ये कि चाइना भी अभी इंडिया की आड़ देख रहा है। हाँ, एक होता है ना सपोर्ट देख रहा है कि इंडिया है तो ठीक है, मैं हूँ, नहीं तो फिर इंडिया अगर चला गया तो मैं अकेला बचूंगा और मैं अकेला क्या कर लूँ। और भी देश होंगे, लेकिन बड़े देशों में चाइना अकेला रह जाएगा, किसी और का होना, वैल्यू नहीं है दूसरे देशों की जितनी इंडिया की है उसके नजदीक। और ये जो दौरा था, ये जो विजिट था, तो इससे मुझे टोटली जो यूक्रेन का 15-20 बार जिक्र कर दिया उन्होंने, तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि वो इसी मुद्दे पे बात करना। और मैं इस और इंडिया का विजन थोड़ा सा और वैसे तो विजन पता ही होगा उनको कि न्यूट्रल बिहेवियर दिखा रहा है, भाई आपकी वाली बात तो सपोर्ट रशिया को ही कर रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन वो ये चाह रहे थे कि इंडिया टिका रहे अपने स्टेटमेंट पे, जैसे है वैसे ही स्टेबिलिटी के साथ रहे और डगमगाए ना, आगे पीछे ना हो। तो वो पहले से एक होती नहीं है ब्रांड वॉशिंग करना, कि आप अपने स्टेटमेंट पे रहना, आप जैसे न्यूट्रल बिहेवियर दिखा रहे हो वैसे ही रहो और हम भी आपके साथ हैं, अगर आप हट गए तो फिर मैं अकेला ही रह जाऊंगा। बिल्कुल, यही मकसद था, और यही मुद्दा था। और मुलाकात भी जिन लोगों से, सबसे मेन मुलाकात इनकी मैं कहता हूँ अजीत डोवाल से जो हुई है इनकी, जो नहीं मोदी जी से तो नहीं हुई ना। नहीं, मैं उनसे ही थी, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी बातें करनी होगी, लेकिन मोदी जी ने इनको टाइम नहीं दिया, मोदी जी ने मना कर दिया। वो एक अपना एक स्टेटस होता है, या अपना एक सिस्टम होता है कि कब किससे बात करें ना करें। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत सब एक इनकी एक अपनी एक सारे बैठते हैं, सोचते हैं कि हाँ भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये एक फैसला किया गया होगा कि मोदी जी को नहीं मिलना चाहिए, ठीक है ना। ये कोई ज़ाती अनार ये वो चीज़ें नहीं होती, ये इनका एक पॉलिसी है। और अजीत डोवाल साहब उनसे मिले और उनसे बातचीत की, और मैं कहता हूँ कि यूँ समझ लें कि अजीत डोवाल साहब ने उनसे मुलाकात की है तो समझो मोदी जी ने कर ली है तकरीबन, क्योंकि उन एक तरह से मुशावरत हाँ उन तक पहुंच गई होंगी और उनकी बात उन तक पहुंच गई होगी। मोदी जी एज ए फिज़िकली पर्सनल नहीं थे, लेकिन जिन लोगों से भी उनकी मुलाकात हुई है तो समझो क्लियर हुई है बातें, और उनका भी मुद्दा समझ में आ गया कि वो क्या चाहते हैं। और साथ साथ एक एंकर ने क्लियर कर दिया होगा न्यूज़ में, वो जो एंकर के आखिर में बात की थी ना कि वो इंडिया इज़ नॉट अ सैटेलाइट, ठीक है ना। तो वो एक एंकर की राय थी, एक एंकर के जज्बात थे, तो उसको वो कोड कर रहे हैं और बड़े खूबसूरत तरीके से इंडिया को बता रहे हैं कि आप ये कह चुके हो। जब एक
अच्छा, जबकि एंकर ने कहा है, इस बात को समझिएगा कि वो एक एंकर की बात को उठा के ले आए, एंकर। ठीक है ना। बड़ी बात है भाई, वो खुद भी कॉमन है। भी नहीं होंगे, बड़े भी होंगे, लेकिन एंकर तो एंकर ही है नहीं, मैं एक बात बोल रही हूँ ना, एक दूसरे कंट्री के नज़दीक एक आपके मुल्क का एक एंकर पर्सन उसको कोट करना, तो मैं कहूँगी बहुत छोटी बात हो गई मेरे हिसाब से। तो उसको बहुत बड़ी करके बता उसको रहे बहुत बड़ी करके उसको हैं कि अच्छा, और बता रहे हैं कि आप highlight ये कर- आप ये हो, आप ये हो। आपने यूँ समझ लो कि आपको एक होता है ना कि अरे तू तो इसको खातिर ही नहीं लाएगा, देखो तेरा बेटा कह रहा था तेरा बच्चा कह रहा था। अच्छा, और एक और बात ये है जो काबिल गौर लगी मुझे, वो ये लगी कि उन्होंने इतना कोल्ड वेलकम किया, थोड़ी सी मतलब कहीं ना कहीं ज़्यादा तो फील हुई हो उठा के चले गए थे। वो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैंने उनके उस वक्त एक्सप्रेशन देखे नहीं, तो क्या है, एक्सप्रेशन छुपा गए होंगे ना, ये तो इसलिए कमाल है। खैर, बहरहाल मैं ये लेकिन कहूँगा उसके बाद इतना कोल्ड वेलकम होने के बाद भी आकर तारीफ़ें कर रहे हैं, इंडिया के ही तारीफ़ों के फूल बांध रहे हैं, तो मैं मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सोची समझी कोई साजिश है इनकी कि इंडिया से नहीं भिड़ना है, बिल्कुल। इंडिया से ताल्लुकात कुछ भी करके उस्तवार करने हैं, अच्छे करने हैं, नहीं तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं, हम टिकने वाले भी नहीं हैं। अच्छा, इंडिया हमें रिप्लेस कर अच्छा, एक और बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हुई है रशिया और यूक्रेन के हवाले से। ये जो 3 देश हैं जिनकी आपस में नहीं बनती, वो एक साथ हैं। एक मैं कहूँगी एक ही सफ़ समझता हूँ कि इंडिया की पॉलिसी बहुत ही ज़बरदस्त, और तो पूरी दुनिया के दूसरे बड़े बड़े देश भी इंडिया की तरफ देख रहे हैं। अच्छा, इसको यूँ समझ लेते हैं कि गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ हो गई है और वहाँ गड़बड़ चल रही है। अब हम सब इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि ये कहाँ भागता है तो हम भी वहाँ भागें। वहाँ भागे हैं, ये बिल्कुल इस तरह से जो ये कुछ कर रहा है वो भी हम करें, इसी के नक्शे कदम पर चलें, हाँ, और अगर ये इधर गया तो हम भी वहीं लुढ़क जाएं। हाँ, तो ये देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। मैं तो सिंपल इतना कहूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर दुनिया तीसरी जंग अज़ीम की तरफ नहीं जाती तो इसमें इंडिया का बहुत बड़ा किरदार होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से वो एक एक दिन जिस तरीके से गुजर रहा है, जैसे बैलेंस कर रहा है, मैनेज कर रहा है बहुत बड़ी चीज़ों को, बात। बहुत बड़ी बात है। तो दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।